नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस साप्ताहिक प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। आपको एक शेर से हम ये शुरू करेंगे अपनी बातचीत। वसीम बरेलवी का शेर है, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, राष्ट्रपति का अभिभाषण था और राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार को राष्ट्रपति मेरी सरकार कहता है और वो सरकार के ही अपने दावे होते हैं, उसके बहुत सारे काम किए हैं, तो वो मेरी सरकार ने ये किया करके करते। जाहिर है अपोजिशन जब उस पर रिएक्ट करता है तो वो बताता है कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया। कांग्रेस से राहुल गांधी बता रहे थे अडानी और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशंस को लेके, जो शेयर मार्केट में जो कुछ भी हुआ है और उन संबंधों का कैसे फायदा एक उद्योगपति अडानी ने उठाया। रातों रात जिसकी हैसियत 607 नंबर दुनिया में अमीरी में थी, वो पढ़ के अचानक उछलती है और दो दूसरे नंबर पे आ जाती है, वगैरह वगैरह ये सब बातें हो रही थी। एक बड़ा आरोप था, देश के प्राइम मिनिस्टर पे एक बड़ा आरोप था, लेकिन वो जितने भी आरोप लगे वो सब संसद से डिलीट कर दिए गए। 18 ऐसे रिमार्क्स डिलीट किए गए, ये कह के ये पर्सनल आरोप है। नेक्सस भ्रष्टाचार का जब लगता है तो वो कहीं ना कहीं पर्सनली तो होता है ना। बहरहाल इसका एक का भी जवाब मोदी जी ने नहीं दिया और उसके बाद ये शेर मुझे याद आया कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। क्योंकि उसमें सलीका आप देखिए, वो सलीका कैसा है। मोदी जी ने कहा कि ये कांग्रेस लॉस्ट डिकेड, वो फ्रेज उन्होंने कहीं आज से काफी कई दशकों पहले किसी ने यूज किया था अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में, उनके विकास खराब होने के बारे में। 2 डिकेड्स लूज हुए थे, तो इसके बारे में उन्होंने ये फ्रेज इस्तेमाल किया जिसका जिक्र संतोष मेहरोत्रा, जो इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं जेएनयू में, उन्होंने यूज भी किया इसको और एक आर्टिकल लिखा और बताया कि क्या था ये लॉस्ट डिकेड जिसको कि झूठ बताया जा रहा है। दरअसल वो भारत का गोल्डन पीरियड था, लेकिन वही था कि हम एतबार न करते तो और क्या करते, क्योंकि झूठ बोलने में भी एक सलीका है। तो मोदी जी ने वहां पे कहा कि साहब ये लॉस्ट डिकेड, ये गंवाया हुआ दशक कांग्रेस का 2004 से 14 का था, जिसमें बताइए यूथ की शक्ति को दिखाया जा सकता था 2014 के उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन सीडब्ल्यूजी में करप्शन हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स में करप्शन हो गया। उन्होंने पुरजोर तरीके से, और करप्शन बेटर था, वो पूरी गवर्नमेंट वगैरह वगैरह बताया। जो उनके ऊपर आरोप थे अडानी को लेके, उसमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। तो ये खास एक तरीका होता है वितंडावाद का तर्कशास्त्र में कि वो उल्टा उसके ऊपर डालना शुरू करता है, जबकि अपराध न्याय शास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत है, आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मेरी जेब क्यों काटी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि रामलाल ने श्यामलाल की जेब क्यों काटी। यहाँ पे सवाल था कि अडानी से आपके रिलेशंस क्या हैं और क्यों ये पूरा का पूरा हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन्होंने चेक नहीं किया। आपकी ईडी अचानक चली जाती है, छापा मार देती है विरोधियों पे, बीबीसी पे मार देती है, लेकिन यहाँ पे उसके समझ में नहीं आई ये पैसा बढ़ कैसे रहा है, सेबी के समझ में नहीं आया। तो लेकिन अब मोदी जी ने जो कहना था वो लॉस्ट डिकेड, कितनी खूबसूरती से, और मैं फिर कहूंगा एक और शेर आपके नजर करता हूं, परवीन शाकिर का ये शेर है,
वो झूठ बोलेगा और मैं सच कहूंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी मैं सच कहूंगी लेकिन फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। लाजवाब कर देते हैं साहब। आप देखिए जरा सा, लॉस्ट डिकेड जिसमें कि बहुत कुछ गंवा दिया हमने, और 2030 भारत का चमकता साल होने जा रहा है। तो उन्होंने कैसे बताया कि वो लॉस्ट हो गया और ये गेन होने जा रहा है, चमकता भारत होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, भारत में आज हौसला है, आज एक सोच की बुलंद परवाजी है। आज हम 2G G20 का की सदारत कर रहे हैं, हम उसके चेयरमैन हैं। आज देश गदगद है। इसमें से कोई भी बात आपको टेंजिबल लगी, इसमें से कुछ भी लगा जो कि आंकड़ों से हो कि हाँ ये भारत नया भारत है, बहुत बदल गया है, कुछ नहीं था। जैसे ही आप लॉजिक में वीक होते हैं तो एब्स्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और इमोशंस देने लगते हैं। तो मोदी जी ने वहां कांग्रेस का तो बताया कि जबरदस्त महंगाई थी, और ये बात सच है कि उस पीरियड में महंगाई आई। लेकिन हम अभी आपको संतोष मेहरोत्रा के इस आर्टिकल से विस्तार से बताएंगे कि वो महंगाई का असर क्यों नहीं हुआ, और कुछ और भी बातें बताएंगे जो कि झूठ की गवर्नेंस को एक्सपोज करेंगे। तो पहला तो यह था कि उन्होंने कहा कि साहब 2004 से 14 का जो दशक था, लॉस्ट डिकेड था। अब ये भारत चमक रहा है, भारत में उत्साह है। अच्छा, अब उत्साह नापने का कोई बैरोमीटर तो है नहीं कि आपने डिप किया और उसको नाप लिया कि 315 मीटर का है। तो लिहाजा आप एब्स्ट्रैक्ट में चले जाइए, आप उत्साह बताइए, आज गरिमा बताइए, विश्वगुरु बताइए, लेकिन यह ना बताइए कि बेरोजगारी बढ़ी है कि घटी। अब बेरोजगारी की हम हालत बताएं। भारत के इतिहास का ये पहला काल था 2004 से 14, जिसमें कि हर साल, ध्यान रखिएगा, हर साल मुतवातिर 75 लाख युवाओं को शहरी क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों में रोजगार मिला। आज हमारी जरूरत क्या थी? कृषि से हम जो प्रेशर है लैंड पे, पॉपुलेशन का, उसको वहां से निकाल के शहरों में लाए, दूसरे उद्योगों में लाए। नतीजा ये हुआ कि कुल उन 7-8 वर्षों में, 2004 से 2012 तक, 11-12 तक, 5 करोड़ 20 लाख लोग शहरों से गांव में आए और उनको जॉब्स मिले। इसके बरक्स अगर आप मोदी जी के काल का देखेंगे तो हर साल सिर्फ गैर नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स जो मिले हैं वो 29 लाख मिले हैं। 3 गुना कम हुए हैं जॉब्स। जबकि हर साल हमारे जॉब मार्केट में 1.5 करोड़ युवा आके खड़े हो जाते हैं, नए, पुराने छोड़ दीजिए, जो बेरोजगारी में मर रहे हैं वो तो अलग है, और जॉब्स हमारी कम हो गई। और ये डाटा कहीं बाहर का नहीं है, ये डाटा 2 सोर्सेस से लिए गए हैं, एनएसएसओ से जो भारत सरकार का है, और पीएलएफ से, वो भी भारत सरकार का है। आप इन दोनों को देख लीजिए, दोनों के आंकड़े, पीएलएफएस के आंकड़े और एनएसएसओ के आंकड़े, ये चीख चीख के कह रहे हैं कि 45 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं आई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रही। अब आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए, पहली बार भारत के इतिहास में लगातार 8% ग्रोथ रेट उस जमाने में हुआ था। मोदी जी के काल का ये लेंगे अगर 7 साल, तो ये ग्रोथ रेट 4% से भी कम। और बाद के कालों में तो काफी नेगेटिव रहा, काफी कम रहा। नेगेटिव तो खैर हुआ, वो एक अलग कोरोना का काल है, उसको हम छोड़ भी दें। तो ये ग्रोथ रेट की स्थिति है। नतीजा ये हुआ कि जब रूरल प्रेशर कम हुआ और शहर में आके युवा रोजगार लेने लगे, शहरी क्षेत्र में जो रोजगार मिले वो हर साल 75 लाख रोजगार थे। 5 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिसमें ग्रामीण करीब 4 करोड़ थे। वो जो प्रेशर आपका बाहर आया तो रूरल इकोनॉमी भी बेटर हुई। रूरल इकोनॉमी बेटर हुई क्योंकि लैंड
पे प्रेशर कम हुआ और ये यहाँ कमा के जाते थे, वहां देते थे, लिहाजा महंगाई का असर उस पर नहीं होने पाया। मोदी जी ये बात नहीं बताते। महंगाई आपके यहाँ भी आई, आपके यहाँ जबरदस्त महंगाई रही। अब आप वर्क फोर्स का देखिए, जॉब्स बिल्कुल खत्म हो गई, एक दो नहीं, इतनी भयानक स्थिति रही कि बेरोजगारी का रेट 3 गुना बढ़ गया। और ये फिगर एनएसएस और पीएलएफएस की ही है। रोजगारी 3 गुना बढ़ गई, लेकिन मोदी जी ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। अब हुआ ये कि जो ये कामगार शहरों में आए, इसकी वजह से रूरल इकोनॉमी जो बेटर हुई, तो नतीजा ये हुआ कि जो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बेहद तेजी से परसेंटेज टर्म्स में बढ़ा, परसेंटेज टर्म्स में काफी तेजी से बढ़ा। लेकिन मोदी जी ने इसका ये नहीं बताया कि पर कैपिटा इनकम, अगर आप इन्फ्लेशन कम कर दें, क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम रियल ली जाती है, नॉमिनल ली जाती है। तो अगर आप रियल पर कैपिटा लेंगे तो आप काफी नीचे थे। लेकिन हमें झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, और जैसे ही हम आंकड़ों पे आएगी बात, तो आप फौरन कहेंगे आज भारत में उत्साह है, युवा उत्साह से भरा हुआ है। अब ये कह के निकल जाएंगे कि भारत आज देखिए G20 की सदा कर रहा है, उसका चेयरमैन है, उसका अध्यक्ष है, ये कह के आप निकल जाएंगे। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी रेशियो होता है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी रेशियो औसतन 1970 के बाद से 17% के आसपास रहा है, 1992 के आसपास से। ये भी संतोष मेहरोत्रा का अपना, ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड से ही उन्होंने दिया है। 2015 तक ये 17% था। मोदी जी के आने के 1 साल बाद से ये घट के 13% पे आ गया था। अभी इस साल जाके ये 17 पे फिर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी चौपट हो गई, चौपट हो गई। तो आपने कहा क्या, जब जब विदेशी संस्थाएं आप पे हमला करती थी क्योंकि आपके रिकॉर्ड खराब थे, तो जब वो कहती हैं तो वो देशद्रोही हो जाती है। आपके वाइस प्रेसिडेंट महोदय, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनकी है राज्यसभा में, उसमें उनको पब्लिक अटेंडेंस अपेक्षाकृत कम देने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब ये तो अजीब हालत है, यहाँ पे विदेशी हाथ से मिलके यहाँ साजिश चल रही है। और 5 जन्य ने आरएसएस के लिखा कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट ट्रैप में आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट बताइए ये भी केस ले रही है, अडानी वाला केस ले रही है। कोई तरीका है ये केस सुनने का? अडानी का भी केस सुनेगी, हर केस सुनने में, क्योंकि ये विदेशी ताकतों के हाथ में जो भारत की शक्तियां हैं खेल रही है, उसी के हाथ में ये सुप्रीम कोर्ट चला गया है। ये कह के उन्होंने ये आरोप लगा दिया। अब हमारे यूपी के मुख्यमंत्री चुनाव में केरल जाते हैं। आप जरा हिमाकत देखिए, वो झूठ बोलता है, कितना मुतमई होके झूठ बोलते हैं, जिसका भरोसा नहीं होता कि कोई इतना भी कॉन्फिडेंट हो सकता है झूठ बोलने में। यूपी का हिमाकत देखिए कि यूपी के चीफ मिनिस्टर वहां जाते हैं और कहते हैं कि साहब केरल को हेल्थ रिकॉर्ड, और ये 2017 की बात है, हेल्थ रिकॉर्ड में देखना चाहिए यूपी को, हेल्थ के पैरामीटर्स यूपी के देख के सीखना चाहिए। पूरी दुनिया हंसने लगी, क्योंकि दुनिया में अगर कोई हेल्थ पैरामीटर सबसे अच्छा माना जाता है गवर्नेंस का, तो वो केरल का माना जाता है। लेकिन इसमें आपको करना क्या है, टेमेरिटी अंग्रेजी में एक शब्द होता है, दुस्साहस। तो ये आपकी हिमाकत है, दुस्साहस है, आप कुछ भी बोल दीजिए। उसके बाद जब चुनाव हो रहे थे यूपी में, 2019 की बात है, माफ कीजिएगा 19 कह रहा हूं, अभी पिछले साल की बात है। उस समय चुनाव में अब की बार फिर से हुआ, और फिर से चीफ मिनिस्टर ने कहा देखिए ध्यान रखिएगा, यूपी के विकास को भूलिएगा नहीं, अगर आप इसको भूल के गलत वोट देते हैं तो ये भी राज्य केरल, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जरा गौर कीजिएगा,
ये कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर, जहां पे एक कम्युनिटी की परसेंटेज अपेक्षाकृत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में करीब 28-29% है। केरल में ज्यादा नहीं, लेकिन पावरफुल है, उतना ज्यादा नहीं है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा है। कहना क्या चाहते थे? लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये केरल, तो केरल के चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि भैया गलती से वो वोट दे दे ताकि उनको जो चाहते हैं वो मिल जाए। केरल ऐसा है, स्वास्थ्य पैरामीटर कहीं नहीं है। लेकिन हमें झूठ बोलना है, तो हम ये कहेंगे कि केरल और पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बन जाएगा। अभी 2 दिन पहले अमित शाह ने कर्नाटक में, चुनाव होने हैं, कर्नाटक में जाके बोला कि अगर यहाँ की जनता भूल गई इन कामों को तो ये केरल बन जाएगा। अगेन, केरल का मानव विकास सूचकांक में हर पैरामीटर पे केरल बेस्ट माना जाता है। दुनिया में एक उदाहरण दिया जाता है गवर्नेंस का। लेकिन आपको झूठ बोलना है तो आप केरल को कहेंगे कि केरल बन जाएगा। केरल से आप मुराद क्या है? दरअसल इशारों इशारों में आप डरवा रहे कि यहाँ पे वर्चस्व किसका होने लगेगा, ये आपकी मुराद है कहने की। वही पेज से उन्होंने कहा कि आगे हम इससे कुछ नहीं कहेंगे, बस आप समझ जाइए ये देश का गृह मंत्री है। सेक्शन आईपीसी सेक्शन 153 में प्रोवोकेशन ऑफ इनविटी, शत्रुता वैमनस्य पैदा करना, ये एक दोष माना जाता है। लेकिन भारत के गृह मंत्री को शायद ये सेक्शन पता नहीं होगा, लॉ का मामला है, ये हो सकता है ना पता हो। लेकिन हकीकत ये है कि हम लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कर लेंगे हम झूठ बोलेंगे तो? आपको याद होगा कि इस देश में किस तरह से झूठ का प्रचार किया जाता है कि ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ने, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बताया कि साहब हमारे जो टोटल बोतल बंद पानी हमारे यहां 6 लाख करोड़ रुपए की पी जाती है। 6 लाख करोड़ रुपए की बोतल बंद पानी। मोदी जी जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो कोई ताज्जुब नहीं कि वो कहे कि आंकड़े चाहिए आपको। आज भारत में बोतल बंद पानी 6 लाख करोड़ का पिया जाता है। जानते हैं कितना होता है ये? भारत में जो अनाज खाया जाता है, गेहूं और चावल खाया जाता है, वो इससे कम खाया जाता है। मतलब ऊपर का एक वर्ग बोतल बंद पानी पी रहा है और वो 6 लाख करोड़ का उतना पी जाता है जितना हम गेहूं चावल अपना पेट भरने के लिए नहीं इस्तेमाल करने। अब कितना खूबसूरत लगेगा कि आप इसको उल्टा कर दे, क्योंकि आपको मूल रूप से झूठ बोलना है। गवर्नेंस में एक ऐसा झूठ बोलना है जिसको कि लोग समझ ना पाए, और समझ भी ले तो क्या करेंगे। वो मुझे बार बार ये शेर याद आ रहा है कि वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। झूठ बोल के लाजवाब कर देगा। आप जरा सोचिए कि इस देश में बोतल बंद पानी पे बाँछें खिल गई सरकार की, और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल कह रहा है कि साहब 6 लाख करोड़ का, और ग्रोथ रेट इसका 20% पर एनम है। भारत में जो टोटल पानी पिया जा रहा है उससे कम हम पेट भरने के लिए गेहूं चावल हमें मिलता है। लेकिन इसको जब संसद में मोदी जी बोलेंगे तो ये कहेंगे भाइयों बहनों, कांग्रेस के जमाने में घटिया पानी मिलता था, आज हमारे यहाँ बोतल बंद पानी इतने लाख करोड़ का बिक रहा है। और ये कह के वो कहेंगे कांग्रेस कितनी नालायक थी, लॉस्ट डिकेड था, गंवाया हुआ दशक था। जबकि हमने आज लोगों को बोतल बंद, हकीकत क्या है, खुद इंटरनेशनल बॉडी की रिपोर्ट है, लैंसेट की रिपोर्ट है, और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है। भारत में हर साल 20 लाख ऐसे बच्चे मर जाते हैं, और कुल मिला के लोग भी, जो पानी, दूषित पानी की वजह से मरते हैं। दूषित पानी की वजह से, गौर कीजिएगा, बोतल बंद पानी 6 लाख करोड़ का बिकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और 20% इसका ग्रोथ रेट है। ये बात 1 साल पुरानी है, तो आज हम मान सकते हैं कि ये 7.5 लाख करोड़ हो गया होगा, चूंकि अनाज के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़े।
तो लिहाजा हम मान सकते हैं कि अनाज अभी भी पेट भरने के लिए गरीब जो अनाज खा रहा है, रोटी चावल, गेहूं चावल जो खा रहा है, वो कम बिकता है भारत में, पानी बंद बोतल ज्यादा बिकता है। लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि भारत कितना तरक्की कर रहा है। आज उत्साह देखिए, लोग नलों से पानी पीने की जगह बोतल बंद पानी पी रहे हैं। और इसको हम दिखा देंगे कि ये उभरता भारत है, उड़ता भारत है, पता नहीं क्या क्या। तो जब कांग्रेस 75 लाख नौकरियां हर साल दे रही थी, जबकि वादा आपका था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आप यही कह के आए थे चुनाव घोषणा के बाद, जनता ने वोट दिया था। लेकिन जनता के पास वो एतबार न करे तो करे क्या? बार बार मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही झूठ बोलते जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बातें करेंगे। कोई भी आपसे आंकड़ा अगर पूछा जाता है, महंगाई का आंकड़ा अगर आप लेंगे, महंगाई भी इस समय अगर आप देखें तो फिर वो बढ़ने लगी है। लेकिन आप इसको नहीं, नीति आयोग ने जब यूपी का चीफ मिनिस्टर कह रहा था कि केरल को स्वास्थ्य के बारे में यूपी से सीखना चाहिए, यूपी का इतिहास, वैसे तो जब वो कह रहा था यूपी का चीफ मिनिस्टर, तो अभी 3 महीने हुए थे सरकार में आए, और उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और उसके पहले मायावती की। तो अगर रिकॉर्ड था तो वो आपका नहीं था, पहला तो ये। बहरहाल रिकॉर्ड था भी नहीं, क्योंकि केरल तो बेस्ट गवर्नड स्टेट है। उसी के बाद नीति आयोग की रिपोर्ट आई, और नीति आयोग ने करार दिया, डिक्लेयर किया कि केरल हेल्थ पैरामीटर पे बेस्ट है भारत में, और लगातार 4 साल से बेस्ट था। नीति आयोग ने उस रिपोर्ट में यह भी लिखा कि 4 साल से केरल सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है हेल्थ सेक्टर में, और यूपी वर्स्ट था, यह भी उसने लिखा है नीति आयोग ने। लेकिन आपको झूठ बोलना है तो आप बोल दीजिए कि आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए। आप यहाँ की जनता को अगर वोट देना है तो यूपी का हेल्थ पैरामीटर देख के भाजपा को वोट दे। आपको आपको गलत बयानी करनी है। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद भी आप 2019 में भी यही कह रहे हैं कि यह केरल बन जाएगा, जबकि आपके सामने उसके कुछ ही दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और बताया गया कि एक पैरामीटर की बात नहीं है, केरल बेस्ट गवर्नड स्टेट माना जाता है हर पैरामीटर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पे। जीडीपी किसी का भी ज्यादा हो, लेकिन उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर होता है तो वो केरल में होता है। तो इसके बाद भी अगर आपको झूठ बोलना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक ही बात है कि ये झूठ बहुत दिन चलता नहीं है। ये गवर्नेंस का जिस झूठ की बुनियाद पे ये गवर्नेंस खड़ी की गई है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन चल पाएगी। और आप सब लोगों को इसके प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। आप शुद्ध आंकड़ों पे जाएं, आप और इन्हीं के आंकड़ों पे जाएं, क्योंकि वो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुप नहीं पाता। एक उसका मैकेनिज्म है, और जो आंकड़े आपके खिलाफ होते उसको दबा भी लेते हैं। आपने कई बार ऐसी कोशिश की दबाने की, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं, सिर्फ उसी पे अगर हम बात करें तो वर्स्ट रूल्ड ये स्टेट है। डर लगता है कि एक तमाशा, आडंबर खड़ा करके आपने एक मदारी सरकार दी है, एक ऐसी सरकार दी है जिसको हम डिमेगोगी कह सकते हैं कि ये हमारा नेतृत्व इस समय डिमेगोगी के भरोसे चल रहा है, डिक्टेटोरियल चल रहा है। लेकिन इसको हमें आंकड़ों से समझना होगा, और तब हमें लोगों को बताना होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।